नेहा का नवा महीना चल रहा था और नेहा का पेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह अपनी प्रेगनेंसी के इस चरण में बहुत थकान महसूस कर रही थी, लेकिन घर के कामों को वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। तभी उसकी नजर अपनी ननद रीति जीजी पर गई, जो अक्सर अचानक से घर आकर गतिविधियों में शामिल हो जाती थी। नेहा अभी छत पर से कपड़े उतारकर नीचे आई थी कि देखा प्रीति जीजी नीचे बरामदे में बैठी हुई थी। अभी परसों ही तो आकर गई थी, आज फिर आ गई। नेहा मन ही मन सोचने लगी, पर अब ननद है, उनका मायका है, आखिर क्या कर सकते हैं, चाहे तो रोज आए। इसलिए कपड़े एक तरफ रखकर उन्हें प्रणाम कर रसोई में उनके लिए पानी लेने चली गई। अभी पानी लाकर उन्हें पकड़ाकर वही पास रखी कुर्सी पर बैठी ही थी कि इतने में सासू माँ अंदर कमरे से निकलकर आई और उससे बोली, अरे बहू, तो फिर बैठ गई। जितना भाग भाग कर काम करेगी उतना ही डिलीवरी में परेशानी नहीं होगी, लेकिन तू है कि बस आराम करने बैठ जाती है। प्रीति आई है, जा जल्दी से चाय नाश्ता ले आ। हाँ अम्मा जी, बस थोड़ा थक गई थी तो सुस्ताने बैठ गई। आप प्रीति जीजी के पास बैठो, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। कहकर नेहा अपने पेट पर हाथ रखकर उठी और अपने आप को संभालती हुई रसोई की तरफ चल दी। बहू की बात सुनकर सासू माँ भाई अपनी बेटी प्रीति के पास आकर बैठ गई। उधर रसोई में चाय बनाते बनाते नेहा के दिमाग में बस यही घूम रहा था कि यह नवा महीना क्या लगा है, बिल्कुल भी आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। पैर भी सूजकर गुब्बारे की तरह हो चुके हैं। ऊपर से आजकल प्रीति जीजी के बहुत चक्कर लगने लगे हैं। जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है, पर मुझे बताई नहीं जा रही। सासू माँ के 3 बच्चे थे, बड़ी बेटी प्रीति जीजी, दूसरे नंबर पर नेहा का पति विवेक और उससे छोटी बेटी स्वाति, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। नेहा सासू माँ की इकलौती बहू थी और जल्द ही माँ बनने वाली थी। उसका नवा महीना चल रहा था। इधर छोटी ननद स्वाति की भी शादी पक्की हो गई थी। 3 महीने बाद शादी थी, लेकिन शादी से संबंधित तो किसी बात को उससे छुपाया नहीं जा रहा था। तो फिर प्रीति जीजी और सासू में ऐसी क्या खुसर फुसर करती थी। नेहा रसोई में चाय नाश्ता बनाकर बाहर लेकर आई तो देखा सासू माँ और प्रीति जीजी पेपर पर कुछ लिख रहे थे। नेहा को आते देखकर दोनों चुप हो गई। नेहा ने जब उनकी तरफ देखा तो सासू माँ ने उससे अंदर कमरे में जाने का इशारा कर दिया। नेहा बैठना तो वहीं चाहती थी, पर अब उसे सासू माँ का इशारा मिल चुका था, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन उसे फिर भी चैन नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि प्रीति जीजी जब भी आती हैं कोई ना कोई बखेड़ा करके ही जाती थी, और आज तो कागज कलम लेकर बैठी थी। पता नहीं दोनों माँ बेटी एकजुट होकर क्या कर रही थी। जरूर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। फिर कोई ना कोई कुआं खोद रही होंगी मेरे मायके वालों के लिए, यही सोचकर नेहा परेशान हो रही थी। सासू माँ को अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी पर विश्वास था तो वह थी प्रीति जीजी। प्रीति जीजी हालांकि सासू माँ की बेटी थी, लेकिन अम्मा जी के अनुसार प्रीति जीजी को दीन दुनिया की बहुत खबर थी। समाज में उठना बैठना, लेन देन, रीति रिवाज सभी ही उन्हें पूरी समझ थी। आखिर प्रीति जीजी की शादी को हुए 15 साल भी तो हो गए थे, और वह भी संयुक्त परिवार की बड़ी बहू। बस यही बात थी कि सासू माँ हमेशा हर काम प्रीति जीजी से पूछकर करती थी। पिछली बार भी विवेक और नेहा की शादी के 1 महीने बाद प्रीति जीजी और सासू माँ कागज कलम लेकर बैठी थी। तब भी उनके मायके से क्या क्या सामान आएगा उसकी लिस्ट तैयार हुई थी। दरअसल प्रीति जीजी की शादी तो पिताजी ने ही करवा दी थी, पर विवेक की शादी के समय तो इस दुनिया में नहीं थे। शादी हंसी खुशी से हो जाए, इसके लिए सासू माँ ने मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी करने के लिए वह अपने कुलदेवी के मंदिर गई थी। वहाँ यज्ञ हवन का प्रोग्राम भी था। यज्ञ हवन में विवेक और नेहा को ही बैठना था, इसलिए उसके मायके वालों से पैरावनी मांगी गई थी, और वह भी छोटी मोटी नहीं, बड़ी पैरावनी। खुद के घर के सदस्य के लिए कपड़े, बेटी के परिवार के लिए कपड़े, इसके अलावा 3 मामा ससुर, 2 मासी सास, 2 बुआ सास, सबके परिवार के कपड़े। ऐसे करके काफी सारे लोगों के लिए कपड़े मांगे गए थे। फिर अब उस पर सगुन। यह सुनकर तो नेहा के पिताजी भी सकते में आ गए थे। अभी अभी तो शादी हुई थी, कितना खर्चा हो गया था, ऊपर से अब यह सब। पर क्या करते, बेटी की नई नई शादी हुई थी तो ससुराल वालों को क्या नाराज करते, इसलिए उन्होंने पहरा दे दी। आखिर सबके लिए कहाँ से नई खरीदारी करते,
तो उसकी मम्मी और भाभी ने अपने पास से काफी सारे कपड़े निकालकर पहराने के लिए दिए थे। बस नेहा और विवेक सासू माँ के कपड़े ही बाजार से खरीद कर लाए थे। पर भला रिश्तेदारों को इससे क्या लेना देना, उन्हें तो ताना मारना था, सो मार दिया। समधी जी ने क्या खर्च किया है, अरे घर में से तो कपड़े निकाल कर लाए हैं। भाई समधी समधन तो कमजोर निकले, पर सासू माँ और प्रीति जीजी ने किसी को चुप रहने के लिए नहीं कहा। खैर, इधर जब नेहा को बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था तो वह चुपचाप दरवाजे की ओट पर पास आकर खड़ी हो गई और सासू माँ और प्रीति जीजी की बातें सुनने लगी। हाय राम प्रीति, यह तो क्या कह रही है, बहू सारा काम यहाँ करे और डिलीवरी के लिए मायके जाएगी। अरे तो सोच कर देख, उसके पिताजी भी आए दिन तबीयत खराब रहती है, लोग क्या कहेंगे। अरे अम्मा, यह तो रिवाज है, डिलीवरी के लिए बहू अपने मायके ही जाती है। क्या मेरी डिलीवरी अपने मायके में ना करवाई थी? हाँ करवाई तो थी, पर कितनी परेशानी हुई थी तुझे याद है? उस समय तेरी दादी को भी खत्म हुए 1 महीना ही हुआ था और तेरे बापू का काम भी अच्छे से नहीं चल रहा था। ऊपर से तेरे ससुराल वाले तो बिल्कुल भी समझे नहीं, इसलिए तुझे यहाँ बुलाना पड़ा। अरे अम्मा, तो नेहा के मायके में अभी कौन सी हमारी जितनी परेशानी है, उसे तो भेज ही सकते हो। ऊपर से छोटी की शादी पक्की हो गई है, खर्चा कितना बढ़ जाएगा सोचो। कम से कम डिलीवरी का पैसा तो बच ही जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, पर अच्छा लगेगा क्या? सासू माँ की बात सुनकर नेहा मन ही मन मुस्कुराई कि इस बार तो सासू माँ विवेक से काम ले रही हैं और प्रीति जीजी की बातों में बिल्कुल नहीं आ रही। पर प्रीति जीजी भी क्या कम थी, सासू माँ को मनाने में लगी हुई थी। अरे अम्मा, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, रिवाज तो रिवाज होता है, और फिर इसमें तो पैसों का भी फायदा ही फायदा है। वो कैसे? सासू माँ अपना सिर खुजलाते हुए बोली। अरे मेरी भोली अम्मा, मेरी बात ध्यान से सुनो। बहू यहाँ रहेगी तो उसके हॉस्पिटल का खर्चा, ऊपर से डिलीवरी के बाद खाने पीने में सूखे मेवे, कम से कम 8-10 किलो घी, अजवाइन, सोठ लड्डू में ही कितना खर्चा हो जाएगा। ऊपर से बच्चे के खर्च, मालिश वाली के खर्च, यहाँ तक कि नहावन कुआं पूजन का खर्चा। वहां रहेगी तो कम से कम 1.25 महीने तो वहीं रहेगी, तो यह सब खर्चे उसके माता पिता को ही करने पड़ेंगे। हाँ, यह तो तूने सही कहा प्रीति। अब तो सासू माँ भी हमें हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, और नहीं तो क्या अम्मा। और फिर सोचो, तुम्हें ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा, साथ ही साथ समधियों से बच्चे के जन्म की खुशी में बड़ी पहरा भी हम करवा लेंगे। नेहा के मायके वाले कपड़े अच्छे देते हैं, तो हम रिश्तेदारों को वो कपड़े ना देकर अपने पास रख लेंगे। सोचो, छोटी की शादी में देने के लिए कितने कपड़े भी आ जाएंगे। ऊपर से तुम्हें भाभी और अपने पोते या पोती की खरीदारी भी नहीं करनी पड़ेगी। शादी में पहनने लायक कपड़े तो वो दे ही देंगे। प्रीति जीजी अम्मा जी को समझाते हुए बोली। अम्मा जी को भी प्रीति जीजी की बात भा गई और वह नेहा को मायके भेजने के लिए तैयार हो गई। नेहा ने यह बात विवेक को बताई, पर विवेक ने कहा, अब इस मामले में मैं क्या बोलूं? अम्मा जैसा कहती हैं वैसा कर लो, आखिर उन्हें ज्यादा समझ है। हाँ, लेकिन मेरे पिताजी की तबीयत तो खराब रहती है, माँ उन्हें संभालेगी या फिर मुझे? ऊपर से भाई का काम भी ठीक ठाक ही चल रहा है। देखो, डिलीवरी के बाद मायके की तरफ से खर्चा तो होगा ही। माता पिता अपनी बेटी और नाती नातिन के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं, खाली हाथ कभी नहीं आते। लेकिन जानबूझकर उन पर बोझ डालना तो गलत है। नेहा ने समझाना चाहा। देखो, तुम्हारा कहना सही है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? अम्मा तो जीजी के कहे पर है। हम दोनों में से किसी ने कुछ भी कहा तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तुम तो किसी भी तरह करके अपनी माँ को मनाओ कि वह खुद ही मना कर दे। सुनकर नेहा भी सोच में पड़ गई। नेहा ने फोन कर अपनी माँ को यह बात बताई। उसकी माँ ने बड़े प्यार से कहा, चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब देख लूंगी। दूसरे दिन सासू माँ ने नेहा की माँ को फोन लगाया। इधर उधर की बात करने के बाद फिर वह मुद्दे पे आई। समधन जी, हमारे घर में रिवाज है कि पहला बच्चा अपने ननिहाल में ही होता है, तो आप कब भेज रही हैं नेहा के लिए भाई को, उसे लिवाने के लिए? समधन जी, यह रिवाज तो हमारे यहाँ पर भी है कि पहला बच्चा तो ननिहाल में ही होता है। मैं भी उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहती थी। समधन जी की बात में अपना समर्थन सुनकर सासू माँ बड़ी खुश हो गई। तो बताइए फिर क्या करना है? कोई अच्छा सा मुहूर्त देकर आप गोद भराई की रस्म रखवा लीजिए। हाँ, हमारा कुटुंब बड़ा है, तो हमारे परिवार की तरफ से 100-125 लोग तो शामिल होंगे। आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी, आखिर बहू के साथ घी, सूखे मेवे, नए कपड़े, गहने, यह भी तो देने पड़ेंगे।
उसके बाद ही हमारी बेटी अपने मायके आ सकती है। पर हमने तो ऐसा कोई रिवाज नहीं सुना। सासू में हैरान होते हुए बोली, नहीं जी, हमारे यहाँ पर यह रिवाज है कि गोद भराई की रस्म के बाद ही बेटी मायके आ सकती है, और यह सब तो देने ही पड़ते हैं। हमारे यहाँ तो ससुराल की तरफ से कितना घी दिया गया था, तो नाक की बात होती है। अच्छा, ऐसा भी होता है? ठीक है, मैं अपने परिवार से पूछकर बताऊंगी, कहकर अम्मा जी ने फोन रख दिया। सासू माँ ने उसके बाद प्रीति जीजी को घर पर बुलाया और उनसे बात की। मैंने तो ऐसा कोई रिवाज नहीं सुना माँ, यह तो भाई के ससुराल वाले थोड़े लालची लग रहे हैं। साफ साफ मना कर दो उन्हें कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं होता, और अगर वह नहीं माने तो एक खर्चे को बचाने के लिए मैं इतना बड़ा खर्चा नहीं कर सकती। 100-125 लोगों उन लोगों की तरफ से आएंगे तो 200-300 लोग तो हमारी तरफ से भी हो जाएंगे, ऊपर से खाने पहनने सब चीज का खर्चा। ना बाबा ना, इससे अच्छा तो बहू की डिलीवरी हमारे घर पर ही हो जाएगी। सासू माँ की बात सुनकर अंदर रसोई में नेहा मन ही मन मुस्कुराने लगी। आज प्रीति दीदी की योजना विफल हो गई। उसके बाद दोबारा बहू की डिलीवरी का हिसाब किताब नहीं हुआ। नेहा की डिलीवरी उसके ससुराल में ही हुई, और सासू माँ ने उसका काफी अच्छे से ध्यान भी रखा। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।